दरअसल इस आत्मकथा का एक अंश लेखक के विद्यालय जीवन से जुड़ा हुआ है। बड़ौदा का वह स्कूल जहां हुसैन की चित्रकारी का अंकुर फूटा, आज पूरी दुनिया का गर्व बना हुआ है। इस आत्मकथा का दूसरा अंश है रानीपुर बाजार, जहां लेखक को व्यापार की ओर मोड़ा जा रहा था, लेकिन उनकी चित्रकारी का जादू अपनी ही राह तलाशता रहा और अंत में पिताजी की आजाद सोच ने उन्हें एक महान चित्रकार बना दिया। इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह है कि यदि प्रतिभावान बच्चों को विकास का सही अवसर और सही दिशा मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस आत्मकथा को समझने की कोशिश करते हैं। लेखक को अपने दादाजी से बहुत प्रेम और लगाव था। दादाजी का देहांत होने के बाद वह उनकी याद में डूबा रहता था। वह दिन भर अपने दादाजी के कमरे में बंद रहता था। वह सोता भी था तो दादाजी के बिस्तर पर वही भूरी अचकन ओढ़े। ऐसा लगता है कि जैसे वह दादाजी के बगल में सोया हुआ हो। लेखक किसी से ना तो बातचीत करता था और ना ही उसका अन्य किसी कार्य में मन लगता था। लेखक के पिता से यह सब देखा नहीं जा रहा था। लेखक के पिता लेखक के आसपास के माहौल को बदलना चाहते थे, जिससे उसका उदास रहना समाप्त हो जाए और वह अपने वास्तविक जीवन में दोबारा लौट आए। इसके बाद पिताजी ने उसे बड़ौदा के एक ऐसे स्कूल में भेजने का निर्णय लिया जहां छात्रावास में रहन सहन की सुविधा भी उपलब्ध हो। फिर पिताजी ने उसके चाचा को हुक्म देते हुए कहा, इसे बड़ौदा छोड़ आओ, वहां लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी शिक्षा, रोजा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक और पाकीज़गी मतलब पवित्रता के 12 तरीके सीख जाएगा। बड़ौदा जो कि साफ सुथरा शहर है, यहाँ महाराजा धीराज की 5 धातुओं से बनी घोड़े पर सवार मूर्ति है। लेखक मकबूल को महाराजा सियाजी राव के इसी आकर्षक शहर के सुलेमानी जमात के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया गया। इस स्कूल का संचालन और कार्यभार संभालने का कार्य नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के समर्थक जीएम हकीम अब्बास तैयब जी करते थे। गांधी जी के प्रभाव के कारण छात्रों के मुंडे सिर पर गांधी टोपी और शरीर पर कुर्ता पायजामा पहनना अनिवार्य था। इस स्कूल में मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य की शिक्षा देते थे। केशव लाल गुजराती भाषा के वर्ग शिक्षक थे। मेजर अब्दुल्ला पठान स्काउट मास्टर और गुलजमा खान बैंड मास्टर थे। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीबी नरगिस का सालन गोश्त भी लेखक की स्मृति में बसा हुआ है। लेखक मकबूल को जिस बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था वहां उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है। आगे चलकर उसके उन्हीं दोस्तों में से मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली जो कि डभोई का इत्र व्यापारी बन गया, अरशद सियाजी रेडियो का आवाज बन गया, हामिद कंबर हुसैन कराची जा पहुंचा, अब्बास जी अहमद मोती की तलाश में कुवैत जा पहुंचा और अब्बास अली फिदा बंबई पहुंचकर मस्जिद का मेंबर बन गया। सभी दोस्त अपने अपने कार्य क्षेत्र में अलग होते हुए भी लेखक मकबूल की स्मृतियों में बसे हुए थे। केवल 2 वर्ष की दोस्ती जीवन भर दिल की निकटता बनी रही, मतलब कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। लेखक मकबूल मदरसे के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए कहता है कि यहाँ सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा था। वे लड़कों की भीड़ में खड़े मौके की तलाश में थे। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और रेडी कहा तो वे दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़े हो गए। इस तरह उस्तादों की बिना अनुमति उन्होंने अपनी बहुत सी तस्वीरें खिंचवाई थी। लेखक मकबूल अपने विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने हाई जंप में प्रथम स्थान पाया, लेकिन मैं दौड़ में पिछड़ता साबित हुआ। एक दिन ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत बड़ी चिड़िया का चित्र बनाया और सभी लड़कों से कहा, अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो। मकबूल ने बिल्कुल वैसी ही चिड़िया अपनी स्लेट पर बनाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्लैक बोर्ड से चिड़िया उड़कर स्लेट पर आ बैठी हो। इसी प्रकार गांधी जयंती के अवसर पर कक्षा आरंभ होने से पहले मकबूल ने गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाया था। अब्बास तैयब जी इस चित्र की जीवंतता को देखकर खुश हो गए। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली जो कि पहलवानी करते थे, उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवाई। जब मकबूल की छुट्टी होती थी तो उन्हें भी दुकान पर बैठने के लिए भेजा जाता था ताकि वह बिजनेस के गुण सीख ले, लेकिन वह दुकान पर बैठे बैठे भी स्केच बनाते रहते थे। जनरल स्टोर के सामने से रोज गुजरने वाली मेहत रानी का, मतलब सफाई का काम करने वाली स्त्री का,
गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान का, बुर्का पहनी हुई औरत का और बकरी के बच्चे का भी स्केच उन्होंने बनाया। जनरल स्टोर के ठीक से ना चलने पर कपड़े की दुकान खुलवाई गई। जब कपड़े की दुकान भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर एक आलीशान रेस्टोरेंट खुलवाया गया। मकबूल इन सभी स्थानों पर आकर बैठते थे, लेकिन उनका सारा जोर ड्राइंग और पेंटिंग पर ही होता था। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी विज्ञापन का तांगा गुजरा। मकबूल ने सोचा कि उस विज्ञापन की ऑयल पेंटिंग बनानी चाहिए। पिताजी तो उन्हें व्यापारी बनाने के सपने देख रहे थे, भला वे रंग क्यों दिलाते। इस फिल्मी विज्ञापन के पोस्टर ने मकबूल को इतना अधिक प्रेरित किया कि उसने स्कूल की अपनी 2 किताबें बेचकर ऑयल कलर की 2 ट्यूब खरीद ली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। जब चाचा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन मकबूल के पिताजी उस पेंटिंग को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने मकबूल को गले से लगा लिया। जिस समय मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहे थे, वहीं बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते हुए मिले। मकबूल उनकी पेंटिंग की तकनीक से काफी प्रभावित हुए। इस मुलाकात के कारण ही मकबूल अक्सर बेंद्रे साहब के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करते थे। वर्ष 1933 में बेंद्रे साहब ने कैनवास पर एक बड़ी सी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू किया। इस पेंटिंग का नाम बैकबांड था। इस पेंटिंग पर बेंद्रे साहब को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह पहला क्रांतिकारी कदम था। इस प्रकार कुछ समय बाद बेंद्रे साहब बड़ौदा पहुंचकर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के डीन बन गए। बेंद्रे साहब के डीन बनने के बाद भी मकबूल उनके पास जाते रहे और एक दिन बेंद्रे साहब को अपने घर बुलाकर अपने अब्बा से मिलवाया। बेंद्रे साहब ने अब्बा से मकबूल के काम पर बात की, जिसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन अब्बा ने बंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। आज मकबूल को इस बात पर आश्चर्य होता है कि उनके पिता ने मौलवियों के पड़ोस में रहकर भी अपने पुत्र को चित्रकला के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि यह आर्ट तो राजा महाराजाओं के लिए ही सीमित थी। मकबूल के अब्बा से ना जाने कैसे 50 साल की दूरी को पाटते हुए बेंद्रे साहब की सलाह पर सभी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए अपने बेटे को जीवन में रंग भरने की मंजूरी दे दी।